मिडल ईस्ट का बहुत ज्यादा जो तेल है वो चाइना खरीदता है। मिडल ईस्ट चाइना से बहुत ज्यादा सामान खरीदता है। भारत भी चाइना से बहुत ज्यादा सामान खरीदता है। भारत की भी करीब $125 अरब से ज्यादा की चाइना के साथ ट्रेड है। तो यानी कि एक इंटरडिपेंडेंस है, ये हम पहले आपको बता दें। अच्छा, अगर हम बात अमेरिका की करते हैं तो अमेरिका के जैसे अल उदैद एयरबेस है, कतर में है, फिर किंग फहद और भी हैं, सुल्तान एयरबेस है और कई जगह हैं जो अमेरिका यूज कर रहा है। सऊदी अरब में, फिर बहरीन में, फिर कुवैत में, फिर ओमान में, फिर यूएई में। यानी कि जितने भी अमीर तरीन मुल्क हैं, जहां जहां पे तेल है, जहां जहां पे गैस है, वहां वहां पे अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है या फिर एयर बेस है, या फिर अमेरिका का यू कैन से दैट द अमेरिकन नेवी हैज अ प्रेजेंस देयर। तो अमेरिका का तो बड़ा तगड़ा प्रेजेंस है। और अगर आप बिल्कुल नीचे देखें रेड सी के पास, तो जिबूटी में भी अमेरिका का एक बहुत बड़ा बेस है। यह बेस क्यों दिया अरब देशों ने? अरब देश क्यों कन्विंस हो गए कि उनको अमेरिका को यहां पे अपनी जमीन देके, अपनी खुद की जमीन देके, और वो देश छोटे हैं। अगर आप सऊदी अरब को अलग कर दे 2 मिनट के लिए, सऊदी अरब इज अ मैसिव कंट्री, कुवैत इतना सा है, बहरीन इतना सा है, कतर इतना सा है, यूएई वेरी स्मॉल। तो ये सारे के सारे देश जो है ना, ये बहुत छोटे हैं। हाँ, ओमान आपको दिखेगा थोड़ा सा बड़ा है ओमान। सऊदी अरब इज मैसिव, सऊदी अरब बहुत बड़ा है। जॉर्डन ज्यादा बड़ा नहीं है। इन सारे देशों के ऊपर अटैक हुआ। इन देशों को यह उम्मीद थी कि जो अमेरिका के बेसेस हैं वो हमारी रक्षा करेंगे, हमारी रखवाली करेंगे। यूएस का बेस होना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इट्स अ वेरी बिग थिंग कि अमेरिका का बेस है आपके देश में, यानी कि गारंटी है। और कई सालों तक ये गारंटी थी भी, कई सालों तक ये गारंटी थी। सऊदी अरब कहता था बड़े फख्र के साथ कि 1-2 बेस तो हमारे पास भी हैं अमेरिका के, और किसी की हिम्मत है तो अमेरिका जवाब देगा, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसमें रिटन गारंटीज भी थी। अब वो गारंटी हो गई फ्लॉप। जब 28 फरवरी को इन लोगों ने तेहरान के ऊपर बम मारना शुरू करे, पूरे ईरान के अंदर बमबारी करी, तो ईरान को एक बात पता थी, और ईरान इस बात की रिहर्सल करीब 4 दशकों से कर रहा था। ईरान ने बड़े क्लोजली फॉलो करा सद्दाम के साथ क्या हुआ क्या सद्दाम हुसैन के साथ। सद्दाम हुसैन को पकड़ा, सद्दाम हुसैन के ऊपर बम गिराए, उसकी सरकार गिर गई, सद्दाम हुसैन भागा, एक गड्ढे में मिला, अमेरिकन सोल्जर्स गड्ढे से उसको निकाल के लाए, बेचारा छुपा बैठा था वहां पे, उसको टांग दिया। गद्दाफी के साथ क्या हुआ, रिसेंटली मडूरो के साथ क्या हुआ, ये सारी की सारी चीजें ईरान ने स्टडी करी। और स्टडी करने के बाद ईरान ने बोला कि यार, अगर ये लोग बम गिराते हैं और हमारी टॉप लीडरशिप खत्म हो जाती है, फिर क्या होगा? फिर तो हमारी सरकार भी गिर जाएगी। तो हमें कुछ ऐसी चीजें करनी है जिससे दुश्मन की चीखें निकल जाएं, जिससे दुश्मन की नाक से खून निकल जाए, दुश्मन परेशान हो जाए कि यार हमने ईरान के ऊपर अटैक किया तो किया कैसे। और जो मोज़ेक डिफेंस स्ट्रैटेजी है उसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन यहां पे देखिए क्या होगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप 2 से लेकर 3 हफ्ते, मैं ये कह रहा हूं एंड ऑफ अप्रैल मान लो, टुडे इज द 1st ऑफ अप्रैल, मैं ये कह रहा हूं एक्सटेंड करके चलते चलते आपने बोला कि साहब 30 अप्रैल, फर्ज कीजिए, मान लीजिए, अभी हमें नहीं पता, यह भी हो सकता है कि वो धोखा देने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यह भी डोनाल्ड ट्रंप का एक थंब रूल है। वो बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब भी इसके पहले शांति वार्ता की बात करी है, शांति वार्ता के बीच में उसने हमला किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक पेट तरीका है काम करने का। वो बोलेगा कि आओ गले मिलो, फिर वो अटैक कर देगा। और यही बात ईरान ने भी बोली है 2 बार, इनफैक्ट ट्वाइस ईरान हैज मेड दिस स्टेटमेंट इन द पास्ट 30 odd days दैट दे विल बिट्रे यू। ईरान को भी बात समझ में आ गई। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक तरफ कह रहा है कि 2 या 3 हफ्ते के अंदर हम यहां से चले जाएंगे, चाहे डील हो ना हो, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले ना खुले, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि 15-20 हजार फौजी हमने इकट्ठा कर लिए, जिसमें 82nd एयरबोर्न भी है, उसमें डेल्टा फोर्स भी है, उसमें नेवी सील है, मैं तो खड़ग आइलैंड ले लूंगा। आप किस बात का भरोसा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का? ये तो सोचिए ना। परसों डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि नहीं बोला था, मैं खड़ग आइलैंड ले लूंगा, बोला था खड़ग आइलैंड ले लूंगा, मैं तेल ले लूंगा, मैं डिसैलिनेशन प्लांट्स उड़ा दूंगा। परसों का स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, भाई परसों का, राइट। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है अचानक कि हम 2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर निकल लेंगे यहां से। तो आप किस स्टेटमेंट को सही मानेंगे? और अगर आप आज के स्टेटमेंट को सही मान रहे हैं कि साहब ठीक है मेजर साहब, आपने डोनाल्ड ट्रंप को कोट करते हुए बोला कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि हम 2-3 हफ्ते के अंदर, हो सकता है कल वो बोले कि हम नहीं जाएंगे, हम 3 साल और रुकेंगे,
यानी कि ही स्टेटमेंट्स कैन चेंज, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी है जो चेंज नहीं हो सकती है कि आज की तारीख में जो अरब स्टेट्स हैं वो एक ही सूरत में अमेरिका को माफ करेंगे, सिर्फ एक सूरत में। देखिए, उन्होंने मोटा पैसा दिया अमेरिकन को, मोटा पैसा। $400 मिलियन का तो जेट की गिफ्ट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को, कतरियों ने गिफ्ट करा $400 मिलियन का जेट। और क्या क्या डील हुई, क्रिप्टो की डील हुई, ट्रंप के टावर बने बड़े बड़े, उसके खानदान को बेनिफिट हुआ, वो बात की बात है, मैं उसको मेंशन ही नहीं कर रहा, छोड़ो, फॉरगेट अबाउट इट। जब 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई, राजा को यानी कि शाह को हटाया गया और खुमैनी आया, तो खुमैनी ने बोला यार कि ये जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ईरान की, ये तो शाह की लॉयल हैं, मैं इनके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकता। आई कैनॉट ट्रस्ट। हो सकता है कि कुछ काउंटर कू हो जाए, हो सकता है कि कोई हमें ही मार दे, हो सकता है फिर तख्ता पलट हो जाए, फिर हमारी रेवोल्यूशन का क्या होगा। लिहाजा हमें एक ऐसी फोर्स चाहिए जो डायरेक्टली राष्ट्रपति को रिपोर्ट नहीं करेगी, वो किसी को रिपोर्ट नहीं करेगी, वो मुझे रिपोर्ट यानी कि खुमैनी को रिपोर्ट करेगी। वहां से दोस्तों जन्म होता है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। इसके कई काम है इस फोर्स के। इसका काम है दुश्मनों के खिलाफ लड़ना, इसका काम है जो अंदरूनी साजिशें हैं उनको नाकामयाब करना। लेकिन सबसे बड़ा काम इनका क्या है? टू प्रोटेक्ट द सुप्रीम लीडर। जो सुप्रीम लीडर है, एक जमाने में खुमैनी था, फिर खमेनेई हुआ, अब मुश्तबा खमेनेई है। तो सुप्रीम लीडर और जो टॉप लीडरशिप है ईरान की, उसको प्रोटेक्ट करना। अब ये मैं आपको स्टोरी क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि खबर ये आई है कि उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। जो खुमैनी ने 1979 में अपनी फौज के लिए सोचा था, वो 2026 में खुमैनी की बनाई हुई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने पेजेश्कियां के खिलाफ कर दिया। अब क्या हुआ है? बात यह है कि इंटेलिजेंस मिनिस्टर अपॉइंट करना था। नॉर्मली क्या होता है कि प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं और वहां पे सुप्रीम लीडर का एक आशीर्वाद होता है। सुप्रीम लीडर इज द बॉस ऑफ द कंट्री। अब मुश्तबा खमेनेई कहीं नहीं है। अब किसी ने उसका वीडियो नहीं देखा, कोई लेटेस्ट ऐसी फोटोग्राफ नहीं आई है जिससे हमें यह पता लगे कि साहब ऐसा है, देखिए ये जिंदा है, लेकिन अभी ये रिकुपरेट कर रहे हैं, अभी ये थोड़ा सा ठीक हो रहे हैं, इनको पैर में चोट लग गई है। कोई वीडियो नहीं है, कोई फोटोग्राफ तक नहीं है जिसको आप कह सकेंगे जेन्युइन है। जब उन्होंने कसमें खाई थी, IRGC ने तो कसम खाई थी उसके पोस्टर के आगे, लॉयल्टी की, जो वफादारी की कसम है। वो इंसान खड़ा रहता है उसके सामने। रस्म तो यह है कि उसके सामने आप कसम खाएं लॉयल्टी की, वफादारी की, लेकिन यहां पे बंदा ही गायब है, तो उसका पोस्टर लगा दिया गया और पोस्टर की कसम खाई। किसी को नहीं पता वो कहां पे है। लोग कह रहे हैं रूस के अंदर है, जिंदा है, मर गया, डिसफिगर हो गया, कोमा में है, नोबडी नोज। बीच में खबर ये आती है, अब देखिए, देश का जो तंत्र है उसको तो चलना है। कुछ लोग मारे गए, आपको दोबारा कुछ अपॉइंट करने हैं। यहां पे पेजेश्कियां ने कोशिश करी अपॉइंट करने की और IRGC ने उसको ब्लॉक कर दिया, उस अपॉइंटमेंट को ब्लॉक कर दिया और बोला कि नहीं, आगे से पूरे स्टेट का यानी कि ईरान का तामझाम हम देखेंगे। वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। हमारे सबसे बड़े दुश्मन यानी कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं और हमारे पास इन सब चीजों का टाइम नहीं है। वी आर गोइंग अहेड, IRGC हैज टेकन ओवर। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है? ये किस कॉन्टेक्स्ट में बातें कर रहा हूं और क्यों दुनिया के लिए खतरनाक है? अब दोस्तों जो पेजेश्कियां है, जो राष्ट्रपति है, वो भी लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मुश्तबा खमेनेई से उसकी बात हो जाए। मुश्तबा खमेनेई को रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है, रशियंस को मैसेजेस भेज रहा है कि जी मुझे बात करनी है, अर्जेंट है, प्लीज 5 मिनट के लिए बात कराइए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। वो बात नहीं हो पा रही है। बात क्यों नहीं हो पा रही है? क्या ऐसी कुछ बात है जो IRGC को पता है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को पता है, लेकिन मसूद पेजेश्कियां को नहीं पता? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि नोबडी इज डिस्कसिंग? मे बी मुश्तबा खमेनेई इज नॉट लिविंग, मे बी वो बहुत बुरी तरीके से डिसफिगर हो गए। ट्रंप ने वर्ड यूज करा था। हो सकता है वो कोमा में हो सकता है वो अपने होश में ना हो। क्योंकि अगर वो होश में होते तो ईरान जरूर कोई ना कोई वीडियो निकालता ये कहते हुए कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरे देशवासियों, आप अड़े रहो, आप डटे रहो, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ दिनों की बात है, मैं आपके बीच में आऊंगा और फिर हम अमेरिकन और इजरायलीज को देख लेंगे। दिस वुड हैव बीन वेरी टिपिकल ऑफ द ईरानियन रेजिम। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुश्तबा खुमैनी की मौत हो गई। आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग कि क्यों नहीं करा, यह बड़ा सस्पिशियस है। दिस इज एक्सट्रीमली सस्पिशियस। और यहां पे इस चीज का फायदा उठा के IRGC बीच में आ गए। अब ये क्यों खतरनाक है दोस्तों, ये समझने वाली बात है।
1 मार्च से ईरान ने अपना पूरा इंटरनेट बंद कर दिया था। तो ईरान में 1 महीने से ऊपर हो गया इंटरनेट बंद है। बहुत कम लोग हैं जिनको एक्सेस टू द इंटरनेट है, और वहां पे सजा है, आई थिंक 2 साल की कैद है या कुछ है अगर स्टारलिंक का कनेक्शन पाया गया, कुछ ऐसा। अगर आप ऐसा पाया गया कि आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके ऊपर सजा है, यानी कि ईरान से इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ रही। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं पूरे के पूरे ईरान को बर्बाद कर दूंगा। लेटेस्ट एक बड़ा उसने डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे गालम गलौज का एक पोस्ट करा जिसमें काफी अपशब्द थे। तो ये फैमिली चैनल है, मैं आपके सामने उसको ला नहीं सकता कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर तुमने हॉर्मोज नहीं खोला फिर तुम देखना क्या होता है। तो आज सवेरे डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि साहब देखो, मैं पूरे ईरान को बर्बाद कर दूंगा। तो ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं, और यहां पे आईआरजीसी की नेवी ने बोला है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो कभी उस हाल में नहीं होगा जैसा था पहले। इट विल नेवर रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। और यहां पे और खबरें आई हैं दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। और खबरें ये हैं कि ईरानी जो है अब ओमान से, एक्चुअली क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, अगर आप मैप देखेंगे, ये सामने मैप देखिए, आपको ये पता लगेगा कि ओमान का भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उतना ही है जितना ईरान का है। तो 2 देश हैं, मैं ये नहीं कहता वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन ज्योग्राफिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बिल्कुल लगे हैं। नॉर्थ से ईरान और साउथ से ओमान बिल्कुल ऐसे हैं, और बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जाता है। इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि यूएई नहीं है या और कुछ नहीं है, नहीं, वो सब भी हैं, लेकिन ज्योग्राफिकली स्पीकिंग अगर आप मैप देखेंगे आपको पता लगेगा। तो अब इन दोनों के बीच में बात चल रही है। कल परसों की यह खबर है कि जहाज आए थे और ओमान से चिपक के निकल गए जहाज। यानी कि जो ईरानियों ने बोला था कि तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जाओगे तो हम तुम्हें रोकेंगे, लिहाजा तुम्हें यहां पे जाना पड़ेगा, ऊपर से जाना पड़ेगा, ईरानियन वाटर से जाना पड़ेगा, वहां पे तुम टैक्स दोगे, तुम चुंगी नाका टोल दोगे $2 मिलियन का, जो भी स्टोरी होगी, या तुम दोस्त या मित्र देश हो तो हम तुम्हें अलाउ करेंगे। ये सारी की सारी चीजें एक तरफ। अब शिप्स ने क्या करना शुरू कर दिया है, दे हैव स्टार्टेड लिटरली हगिंग द कोस्ट लाइन, और धीरे 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 ऐसे जाते हैं और ओमान से वो करकुरा के अलग हो लेते हैं। तो अब ईरान को बात करनी, देखिए, या तो आप फिर से ओमान पे बमबारी करना शुरू करते हैं कि पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हम रोक देंगे, और मुझे लगता है कि ईरान मरता क्या ना करता यही करेगा, मरता क्या ना करता ईरान यही करेगा। क्योंकि अगर ओमान अलाउ कर देता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाज जाना, फिर ईरान के पास इसके अलावा, हॉर्मूज के अलावा ईरान के पास और कोई हथियार नहीं है। दे डोंट हैव एनी वेपन्स। आज की तारीख में ईरान रोक रहा है ना जहाजों को, लेकिन ईरान अपना माल तो सप्लाई कर रहा है पूरी दुनिया को। अमेरिकन नेवी अगर पर्शियन गल्फ में अपने जहाज वहां पे लगा देती है, अपने कमांडोज वहां पे लगा देती है जहाजों के ऊपर, अपने शिप्स, अपने डिस्ट्रॉयर्स, और सीधा बोलती है कि जो भी तेल यहां से जाएगा, अगर वो ईरानियन वेसल है या उसका कोई भी ईरान के साथ कनेक्शन है, तो हम उसको जाने नहीं देंगे। जैसे ईरान कर रहा है वैसे अगर अमेरिका करना शुरू कर दे, ईरान कोलैप्स कर जाएगा दोस्तों।